आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षार एवं चार कर्म। ठीक है, तो क्षार कर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमें जो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है विशेष रूप से, उस चीज़ के बारे में आज पूरी बात करेंगे। तो देखिए, क्षार कर्म या क्षार, ठीक है, तो क्षार कर्म जो है वो सेल तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो इसमें जो पहले से हाईलाइटेड है उसमें अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको ज़रूर लिखिएगा और उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो पहले से हाईलाइट किए गए हैं। जैसे कि ये जो क्षार तंत्र है, ये जो है कहाँ पे करना चाहिए, तो और इसका विकास कब हुआ, तो इसका विकास आचार्य सुश्रुत ने किया। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के समय यथासंभव शैल्य तंत्र का विकास हुआ, जो शैल्य तंत्र है उसका विकास हुआ, और जिन अवस्थाओं में शस्त्र कर्म आदि संभव नहीं हो पाते हैं तथा रोगी भी शस्त्र कर्म से बचते हैं या डरते हैं, उनके लिए ये नई विधियों प्रयोग की गई। ठीक है, उसमें क्या क्या आया नई विधियों का, तो उसमें परिणाम स्वरूप क्षार कर्म आया, अग्निकर्म आया, जलौका आया। ठीक है, रक्त अवसेचन आया। ठीक है, ये जो है ये विधियाँ उस टाइम पे हमको मिली या प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसी चीज़ को इलेक्ट्रिक कैटेराइजेशन कहते हैं, केमिकल कैटेराइजेशन होता है और थर्मल कैटेराइजेशन होता है, और ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, उसके बाद है कि क्षार कर्म का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, क्षार कर्म में इम्पोर्टेंस क्या है, तो क्षार कर्म में क्या है कि शस्त्र अनुशस्त्रभ्य। ठीक है, क्षार प्रधानतम, मतलब शस्त्रों में और अनुशस्त्रों में कौन है सबसे प्रधान, कौन है, वो है क्षार कर्म। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जहाँ पे शस्त्र और अनुशस्त्र का प्रयोग किसी कारणवश संभव ना हो, उस जगह पर जो चिकित्सा के काम आता है वो है क्षार। ठीक है, और वो सुगमता पूर्वक की जाती है इसकी चिकित्सा। ठीक है, उसके बाद है ये करता क्या क्या है, तो देखिए ये कौन कौन सी क्रिया करता है, तो छेद्य भेद लेख्य। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि छेदन भेदन लेखन इत्यादि क्रियाएं करने में समर्थ है। ठीक है, इसके बाद है कि इसको और कैसे, तो ये त्रिदोषज्ञ होता है। ठीक है, त्रिदोषज्ञ तो होता है, लेकिन इसको यह मुख द्वारा सेवनीय करने पर त्रिदोषज्ञ होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि मुख द्वारा। ठीक है, और इसमें जो पहले से हाईलाइटेड है उसको आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद है कि क्षार का प्रयोग जो है वो स्थानिक के साथ साथ अभ्यंतर रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो स्थानिक के साथ साथ अभ्यंतर रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं हम। उसके बाद है कि यहाँ पे देखिए, उसके बाद है कि अनेक औषधियों का, यहाँ पे सुश्रुत ने कहा है कि अनेक औषधियों का संयोग होने के कारण क्षार जो है त्रिदोषज्ञ होता है। ठीक है, इसका वर्ण भी बताया उन्होंने कि ये श्वेत वर्ण का होता है और ये सौम्य होता है। अब ये सौम्य है तो सौम्य प्रभाव के पश्चात भी ये जो क्षार होता है ये दहन करता है, पाचन करता है और धारण करता है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये श्वेत वर्ण का होता है, इसलिए सौम्य है। ठीक है, और सौम्य है लेकिन स्वभाव के पश्चात भी यह दाहन करता है, पाचन करता है और धारण करता है। तो ये कुछ इसकी स्पेशलिटी है जिसको हमको याद रखना है। उसके बाद है कि अग्नीय गुण वाली औषधियाँ द्वारा निर्मित होने के कारण कटु, उष्ण और तीक्ष्ण होता है तथा पाचन, विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, स्तंभन, लेखन आदि कर्म को भी करता है। तो यहाँ पे कौन से गुण इसमें मिलते हैं, तो देखिए ये अग्नेय गुण वाली औषधि होती है। कौन, क्षार जो है वो अग्नेय गुण वाली है, जिसमें कि हमें कटु, उष्ण और तीक्ष्ण ये गुण मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसमें जो है अगला जो है हमारा कि प्रधानता का कर्म, इसमें भी कुछ प्रधानता के कर्म दिए गए हैं कि कौन प्रधान है, कौन प्रधानतर है, कौन प्रधानतम है। तो देखिए इसमें आचार्य जो हैं दल्हड़ कहते हैं सूत्र स्थान 11 में क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अत्र जलौकाश प्रधानम, मतलब जलौका जो है उसे प्रधान माना गया है। फिर अग्नि प्रधानतरा क्षारा प्रधानतम, मतलब क्षार को प्रधानतम माना गया है और प्रधानतर जो है वो अग्नि को है। तो आपको JAC से आप याद रख सकते हैं कि किसे प्रधान, किसे प्रधानतर और किसे प्रधानतम कहा गया है। ठीक है, JAC से
आप इसको याद रख सकते हैं। जे से जलौका, ए से अग्नि, सी से क्षार। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि दलहन ने यह स्पष्ट किया है कि जो क्षार और जो अग्नि कर्म होते हैं ये दोनों ही कर्म श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने एक उपमा भी दी है कि जैसे कि कर्ण जो थे, महाभारत में जो कर्ण थे, उनकी क्षमता थी कि वो दृढ़ प्रहार करते थे और धनुर्विद्या में। ठीक है। उसी प्रकार जो हमारे अर्जुन थे वो भी धनुर्विद्या में अच्छे थे और उनकी क्षमता थी दूर से लक्ष्य भेदने की। ठीक है। तो दोनों ही अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे। तो उसी प्रकार ये भी क्षार भी अपने गुणों में श्रेष्ठ है और अग्नि भी अपने गुणों में श्रेष्ठ है। ठीक है। ये बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद आते हैं हम क्षार की निरुक्ति में। क्षार की निरुक्ति में तो देखिए, क्षार स्पंदने क्षार क्षण हिंसायाम। ठीक है। तो ये बताया गया है, इसमें बता रहे हैं कि जो धातु से, ये जो धातु है क्षर स्पंदने और क्षण हिंसायाम, धातु से क्षर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसकी परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि तत्र क्षारणा। देखिए, जो भी मांस आदि के क्षरण, ठीक है, यहाँ पे क्षरण के कारण अथवा त्वचा मांस आदि का क्षरण, तो इसको आपको याद रखना है। एक जगह क्षरण है, एक जगह क्षरण है। ये दोनों ही वर्ड हम क्षार के लिए उपयोग में लाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है। ये जो होता है इसी को हम क्षार कहते हैं कि मांस आदि का जो क्षरण करे वही क्षार कहलाता है। उसके बाद सुश्रुत सूत्र 11/4 में दलहन ने कुछ बताया है। देखिए, वो है कि दुष्ट जो त्वचा होती है, मांस आदि होती है, उनके स्थान से दूर करता है या रिमूव करता है, जिसको हम सतान कहते हैं, काट कर हटाना। ठीक है, सतान। ठीक है, उसी को हम क्षार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है चरक ने बताया है कि जो क्षरण स्वभाव होने के कारण शरीर के विभिन्न आशयों को, धातुओं को काट कर गिराता है, इसको आपको याद रखना है, धातुओं को काट कर गिराता है, उसे क्षार कहते हैं। वहाँ पे भी सेम चीज़ें बोली गई कि मांस आदि को अपने स्थान से दूर करना या मांस आदि को अपने स्थान से क्षरण करना। ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो आपको किसी भी एक को आप याद कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद है कि क्षार के भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये दो विध भेद से दो प्रकार के हैं, एक है प्रतिसारणीय और पानीय च। ठीक है। तो यहाँ पे दो भेद बताए गए हैं, प्रतिसारणीय जो कि लोकली एप्लीकेशन है और जो पानी है वो इंटरनल यूज़ के लिए है। ठीक है, एक बाहर के लिए है, एक इंटरनल यूज़ के लिए। उसके बाद है यहाँ पे फिर से दो भेद बताए हैं अष्टांग सूत्र में। तो देखिए, अष्टांग संग्रह में क्या बताए हैं, तो देखिए, बाह्य अंतः और परिमार्जन। एक बाह्य है, एक अंतः परिमार्जन। ठीक है, एक बाह्य परिमार्जन है और एक अंतः परिमार्जन। तो इस प्रकार भी दो बताए गए हैं। अब देखिए, जो पहला है हमारा प्रतिसारणीय क्षार प्रयोग योग्य व्याधि कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें आपको 2 से 3 व्याधियों का नाम याद करके रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले ही लाइन में पूरे कुष्ठ के जो भेद हैं, जो कि क्षुद्र कुष्ठ के हैं, जैसे कि कुष्ठ, किट्टव, दद्रु और मंडल और किलास। ये जो है किलाश, ठीक है, दद्रु और किटव, ये जो है क्षुद्र कुष्ठ के हैं। मंडल जो है हमारा, वो हमारा कुष्ठ का है, जो 7 भेद बताए गए हैं। ठीक, और ये कुष्ठ। ठीक है। तो इस प्रकार जो ये है, इसको आपको याद रखना है। भगंदर, अर्बुद, अर्श। और अर्श आपको, अर्श और 2 और ऐसे वो हैं जो कि आपको दोनों में ही मिलते हैं, जो कि है विष और कृमि। तो ये जो हैं, ये जो 3 होंगे, ये दोनों में ही मिलेंगे, मतलब पानीय क्षार में भी और इसमें भी। तो इसको आपको याद रखना है। साथ में 7 प्रकार के मुख्य रोग होते हैं, जो कि उपजीविका होती है, अधिजीविका होती है, उपकुश होता है, दंत वैदर्भ होता है और 3 प्रकार की रोहिणी जो है उसे बताया गया है। ठीक है, 7 प्रकार के अंदर। इसके बाद है हमारा पानीय क्षार प्रयोग योग्य व्याधि कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसमें कृत्रिम विष आते हैं। कृत्रिम विष जैसे कि गुल्म है, उदर रोग है, अग्निशंग है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आम से रिलेटेड सभी हैं, जैसे कि ये भी आम से रिलेटेड है, अग्निमान, अग्निशंग, अजीर्ण, अरोचक, अनाह। यहाँ पे आम से रिलेटेड आप देखेंगे तो सब मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद वो जो 3 यहाँ पे भी है, कृमि, विष और अर्श। तो इसको आपको याद करके रखना है कि कृमि, विष और अर्श जो है वो दोनों में ही है, यहाँ आगे भी बताया जाएगा। फिर उसके बाद है कि जो बाह्य वृद्धि के लिए है वो है
सारणीय क्षार, जबकि अंतर्विद्युद्धि के लिए है पानीय क्षार, ये हमें पता है। इसके बाद जो यहाँ पे कृमि और विष और अर्श रोग होते हैं, ये जो है ये दोनों में ही पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना कि ये दोनों ही कर्म किए जा सकते हैं, उनमें बाह्य के लिए भी और अभ्यंतर के लिए भी, मतलब प्रतिसारणी और पानी दोनों ही क्षार का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद इसमें किसमें वर्ज करना है, तो वर्ज के लिए देखिए यहाँ पे बताते हैं कि रक्त, पित्त, ज्वर, ये सब जो है ये वर्ज है। साथ में उन्होंने कहा है कि पित्त प्राकृति बालक, वृद्ध, दुर्बल व्यक्ति में तथा भ्रम, मद, मूर्छा, तिमिर व्याधियों से पीड़ित रोगियों में पानीय क्षार अहितकारी होता है। तो हमें ये चीज़ें याद होती हैं। जनरली हम हर किसी में बालक, वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों को नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे पित्त प्राकृति आपको याद रखना है, क्योंकि क्षार की जो प्रकृति है उस वही पित्त की भी प्रकृति हो जाती है। साथ में ज्वर जो है वो भी उष्ण, रक्त पित्त भी उष्ण, इस प्रकार आपको देखना है। फिर क्षार किसमें निषेध है, तो देखिए ये है दुर्बल, बालक, वृद्ध, भीरु, शोथी, उदर रोग, रक्त पित्त के रोगी, गर्भिणी, राजस्वला स्त्री, ज्वर। तो इसमें कुछ कुछ नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। आप 2-4 इसमें से याद रख सकते हैं, जैसे कि आपको याद ही होते हैं कि दुर्बल जो हैं, जो बालक हैं, जो वृद्ध हैं, उनको हमें नहीं देना है। जो गर्भिणी हैं, ठीक है, जो गर्भिणी हैं, जो राजस्वला स्त्री हैं, उनको हमें ये नहीं देना है, क्षार का प्रयोग नहीं करना है उनमें। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि प्रतिसारणीय क्षार के कितने भेद होते हैं, तो निर्माण भेद से यहाँ पे 3 भेद बताए गए हैं। वो है, पहला है मृदु क्षार, दूसरा है मध्यम क्षार, तीसरा है तीक्ष्ण क्षार, ठीक है। इसके बाद जो है हम मृदु क्षार की बात करेंगे। तो मृदु क्षार को बनाते कैसे हैं, देखिए मृदु क्षार अगर हमने बना लिया तो उसमें ही कुछ द्रव्य ऐड करेंगे और मध्यम क्षार बनेगा। मध्यम क्षार में कुछ द्रव्य ऐड करेंगे तो वह जो है तीक्ष्ण क्षार बनता है, ठीक है। क्षार जो है एक के बाद एक ऐसा बनाया जाता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या है कि शरद ऋतु के उत्तम दिन में क्या करना है, तो वहाँ गिरी पर्वत से क्या लाना है, हमें क्षार की जो औषध होगी उसे हमें, जो कि क्या हो, गुण, वीर, विपाक में, और साथ में वो मध्यम आयु की होनी चाहिए, ठीक है, उसे हमें वहाँ से संचित करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है, खंडों में बांट लेना है और वायु रहित स्थान में हमें सुखाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि उसमें जब वो सूख जाए भली प्रकार से, तो उसमें चूने के छोटे छोटे कंकड़ मिला लेने हैं। साथ में तिल नाल से अग्नि प्रदीप्त कर देनी है, ठीक है, कि हमको जो तिल नाल होता है, ठीक है, उससे हमको अग्नि देनी है वहाँ पे। और अग्नि देने के बाद जब वो स्वंग शीतल हो जाए, मतलब अपने आप कूल डाउन हो जाए, तो फिर क्या करना है, उसकी जो भस्म है उसको निकाल लेनी है, ठीक है। और चूने के जो छोटे छोटे कंकड़ हमने मिलाए थे उससे उसको अलग कर लेना है। साथ में फिर अगला क्या करना है, तो उस जो भस्म अभी हमने बनाया है उसमें एक द्रोण जो है वो भस्म होगा और 6 द्रोण जो होगा वो जल होगा। ये मिलाना है दोनों को और घोल देना है दोनों को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि तीक्ष्ण क्षार निर्मित करने के लिए जल के स्थान पर गौमूत्र, देखिए अगर हमें तीक्ष्ण क्षार लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि गौमूत्र का यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद भस्म को घोलना है गौमूत्र के साथ। उसके बाद क्या करना है, उस घोल को 21 बार वस्त्र से छान लेना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अगर तीक्ष्ण क्षार बनाना है तो, ठीक है। उसके बाद है कि इसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको जो घोल बना लिए हैं उसको एक बड़ी कढ़ाई पे कलछी से धीरे धीरे चलाकर पकाना है, ठीक है। पकाते कब तक है, तो देखिए जब वह निर्मल लाल रंग का तीक्ष्ण और पिच्छल दिखाई देने लगे तब कढ़ाई की अग्नि को नीचे उतार दें और वस्त्र से फिर से उसमें छानना है, ठीक है। पहले भी हमने छाना था और फिर से हमें छानना है। उसके बाद क्या है कि जो छानी हुई द्रव्य है, ठीक है, उसमें जो है 1 अथवा 1.5 कुड़ाव क्षार जल निकालकर शेष पुनः अग्नि पर चढ़ा देना चाहिए, ठीक है। मतलब उससे आपको 1 से 1.5 कुड़ाव जो हमारा क्षार जल है निकाल लेना चाहिए और बाकी फिर से चढ़ा देना चाहिए। ये क्यों कहा गया है, क्योंकि आगे जो हम विधि अपनाएंगे मध्यम क्षार और उसके लिए भी यह है। तो यहाँ पे देखिए इसे ही हम साव्यूहम भी कहते हैं, ठीक है। तो साव्यूहम भी किसे कहते हैं, तो हम इसे मध्यम जो मृदु क्षार है हमारा उसे हम साव्यूहम भी कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद है कि इसे फिर से देखिए एक बार, तो हमने क्या किया कि शरद ऋतु में गए, शरद ऋतु में जाकर के जो गुणवीर विपाक वाली औषधि थी उसको हमने कलेक्ट किया, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसमें चूने के छोटे छोटे कंकड़ मिला लिए और तिल नाल से उसको अग्नि से प्रदीप्त किया, ठीक है। उसके बाद जब वो अच्छी तरह प्रदीप्त हो गया तो हमने स्वयं उसको खुद से स्वयं शीतल होने दिया और उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े हमने मिलाए थे चूने के उसको हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्या किया कि भस्म का, उसी भस्म का जो हमें मिला है उसका हमने एक कुड़ाव लिया, ठीक है, एक द्रोण लिया और 4 अढक कहा जाता है, और 6 द्रोण जो लिया हमने जल लिया, दोनों को मिला लिया। अब अगर तीक्ष्ण क्षार निर्मित करना हो तो उसमें गौमूत्र मिला लें और 21 बार उसको छान लें। उसके बाद क्या करना है कि कढ़ाई में डाल दें, कढ़ाई में डाल करके कलछी धीरे धीरे पकाते रहें, और कब तक पकाते रहें, जब तक कि वह लाल रंग का तीक्ष्ण एवं पिच्छल दिखाई न देने लगे तब तक, और फिर उसके बाद छान लें, ठीक है। तो ये हमारा मृदु, ठीक है, मृदु क्षार ऐसे बनाते हैं। इसके बाद जो है कि उपयुक्त, देखिए अब हम देखते हैं कि मध्यम क्षार कैसे बनाया जाता है। तो जो उपयुक्त क्षार जल जो हमें बचा है वहाँ पे हमने 1 से 1.5 हमने निकाला था, बाहर किया था। तो उसमें क्या है कि चूने का पत्थर, भस्म, शर्करा, क्षीरपाक, शंख की नाभि को अग्नि में रक्त तप्त, मतलब रेड हॉट, मतलब एकदम लाल करके बुझाना चाहिए। जैसे ही हम बुझा देंगे तो वह मध्यम क्षार के उपयोग लायक हो जाएगा, ठीक है। उसी क्षार जल के साथ पीसकर 2 द्रोण क्षार जल में 8 पल शंख नाभि आदि को क्षार जल में मिलाकर पाक करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर पाक होने पर लोहे के कुंभ में रखकर मुख बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार मध्यम क्षार जो है इन्होंने बताया कि लास्ट में हमें जब पाक हो जाए तो लोहे की ही कुंभ होने चाहिए जिसमें हम मुख बंद करें, ठीक है। और उसके फिर मुख बंद कर दीजिए और उसे रख लीजिए। अब क्या है कि तीक्ष्ण क्षार जो हमारा तीसरा है, उसमें क्या करना है, तो उपयुक्त जो क्षार जल है उसमें दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, पूतिका, ताड़पत्री, विड लवण, ऐसे करके वचा, अतिवसा, अतिविषा, ये सबको हमें एक सुक्ति प्रमाण में लेना है, ठीक है। लेकर सुक्ति मात्रा में क्षार जल में डालकर पाक करना है, जिससे कि यह तीक्ष्ण क्षार युक्त हो जाएगा और इसे हम पाक्य कहते हैं। जिस प्रकार हम मृदु को हम सव्यूहिम कह रहे थे, उसी प्रकार तीक्ष्ण को हम पाक्य भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि हमारा पानीय क्षार निर्माण कैसे होता है। तो देखिए जो पानीय क्षार है उसमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रतिसारणीय क्षार जो हमने निर्माण किया है उसी को उपयोग में लेना है और उसी में दाहन करके पानीय क्षार का निर्माण किया जाता है। मतलब कौन सी औषधि, जो कि देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें प्रतिसारण क्षार बनाना है। प्रतिसारण के निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाली जो औषधियाँ हैं उन्हीं का जो है दाहन करना है, ठीक है। उनका दाहन कर दीजिए और पानीय क्षार का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जो औषधियाँ लाई हैं आपने उनका दाहन करना है जिससे कि आपका पानीय क्षार बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है वो तो अभियांतर प्रयोग है क्योंकि यह अंतः परिमार्जनार्थ प्रयोग में आता है पानीय क्षार। इसके बाद है कि सुश्रुत ने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि पानीय क्षार निर्माण विधि में वर्णन जो सुश्रुत ने किया है, उन्होंने बताया है कि तिल जो है, तिल है, इक्षु है, पलाश है, सरसों है, यवनाल है, मूलक, इन्हीं सम प्रमाण में लेकर भस्म निर्माण करना चाहिए। उसके बाद गाय, बकरी, भेड़ आदि का किसी का भी इनके षड्गुण अथवा चतुर्गुण मूत्र को भस्म में मिश्रित करके छान लेनी चाहिए, उन्होंने ऐसा बताया है। और फिर उसके बाद बताते हैं कि तत्पश्चात छाने हुए क्षारोदक को कुष्ठ, सैंधव, यष्टि मधु, सूंठी आदि द्रव्यों अनेक एक पल प्रमाण में चूर्ण स्वरूप लेकर 10 पल मिलाकर समुद्र लवण को हमें 10 पल लेना है, जो कि सुश्रुत ने बताया, और मंदाग्नि पर लोहे पात्र में अवलेह स्वरूप प्राप्त होने तक पाक करें। तो देखिए ये जो है ये सुश्रुत ने बताया है, और उसके जो पहले का था वो आपको प्रकार वाइज अगर याद करना है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो ये सुश्रुत के हिसाब से भी कर सकते हैं। वैसे प्रकार वाइज करने पे आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे और क्वेश्चन भी यही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे में जो है कि पानीय क्षार की मात्रा बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उत्तम जो होती है वो 1 पल, यहाँ पे उत्तम मात्रा पलम, मध्यम
कर्षत्रयम, ठीक है, और अधमा अर्धपलम, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने पानीय क्षार की जो मात्रा बताई है कि उत्तम जो होगा, ठीक है, उसमें उन्होंने 1 पल बताया है जिसे हम 4 तोला कहते हैं। मध्यम मात्रा क्या होगी, 3 कर्ष जिसे हम 3 तोला कहते हैं, और हीन मात्रा कितनी होगी, आधा पल जिसे हम 2 तोला कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि प्रतिसारण की मात्रा क्या होगी। तो देखिए अभी हमने पानी की पढ़ी है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रतिसारण की। तो प्रतिसारण में देखिए जो हीन है, हीन या हीन में देखिए, तो हीन में हमें नख उच्छेद का मतलब होता है कि जो नाखून के और जो हमारे मांस के बीच में जो नाखून में जो फंस जाए उतनी मात्रा, ठीक है, जितनी मात्रा पित्तज व्याधि में, ठीक है। तो यहाँ नख उच्छेद का मतलब आपको समझना है कि जो मात्रा नख में हमारे फंस जाए उतनी मात्रा। फिर जो है मध्यम मात्रा कितनी होती है, तो अल्प मात्रा की दुगनी मात्रा, इनकी जो है दुगनी मात्रा, ठीक है, इसकी 2 टाइम्स, ठीक। और अल्प मात्रा की 3 गुनी मात्रा मतलब 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या करना है, हमें इसमें वातज में देना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये पित्तज में है, ये कफज में है और ये वातज में है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा पूर्व कर्म जो कि प्रतिसारण विधि के लिए है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है।